वर्ड है, ठीक है ना। और टू इंक्लूड ऑल अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट ऑन हुम द पावर इज कॉन्फर्ड बाय लॉ। तो अदर अथॉरिटीज़ की हम सीमित व्याख्या नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक वाइड वर्ड है, और वाइड वर्ड का सीधा सा मतलब ये है कि इसमें सभी अथॉरिटी आ जाएंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई हैं और जो कानून ने पैदा की हैं, ठीक है ना। केवल वो नहीं आएंगी जो गवर्नमेंट की तरह से काम कर रही होंगी या सॉवरेन फंक्शन कर रही होंगी। इसमें सभी अथॉरिटी आ जाएंगी जो संविधान ने बनाई हैं या किसी कानून के द्वारा बनी है, ठीक है ना। तो जिसमें कानून ने शक्ति दी है किसी भी अथॉरिटी को, चाहे संविधान ने शक्ति दी है और बनाया है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। हम ये नहीं कहेंगे कि इस क्लास के ही स्टूडेंट, बल्कि दूसरी क्लास के स्टूडेंट भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इस तरह का फिर व्याख्या मोहनलाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने की। अब देखिए, फिर इसके बाद में सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस आता है 1975 में, और सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ़ द फंक्शन ऑफ द कॉरपोरेशन आर ऑफ द पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट फंक्शन देन इट शुड बी ट्रीटेड एज एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिर थोड़ा सा स्टेट की डिफाइन को और ज़्यादा आगे बढ़ाया गया कि ये भी अपने आप में पर्याप्त व्याख्या नहीं है, इसको भी हम ये नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें इसमें कवर हो पा रही हैं। स्टेट में उन्होंने ये कहा कि वो कॉरपोरेशन या वो निगम, और निगम क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि निगम जो हैं आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं या कंपनीज़ होती हैं जो कि कानून पैदा करता है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटीज़ भी एक कॉरपोरेशन हो सकती है, ठीक है ना, ऑटोनोमस बॉडी है, कानून ने पैदा की है। तो कॉरपोरेशन जो है एक कानूनी व्यक्ति होते हैं। तो कोई कॉरपोरेशन जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस की है, लोक महत्व की है, ज़्यादा लोगों के लिए उसका इम्पोर्टेंस है, तो वो भी स्टेट हो जाएगी, ठीक है ना, अगर वो गवर्नमेंट के फंक्शन से नज़दीकी तौर से जुड़ी हुई है। तो यूनिवर्सिटीज़ भी एजुकेशन देने का काम कर रही है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का काम है, और तो ये भी स्टेट हो सकती है। तो उसको भी हम स्टेट मानेंगे जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस की संस्था है और गवर्नमेंट के फंक्शन से क्लोजली रिलेटेड है। ये बात भगत राम के केस में कही गई, और कोर्ट ने ये भी कहा कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है ना, इसका मतलब है कि कानून जिन संस्थाओं को या जिन बॉडीज़ को नहीं बना रहा है वो भी स्टेट हो सकती हैं। अभी तक तो ये था कि केवल स्टैट्यूटरी बॉडी, कानून जिन संस्थाओं को बना रहा है वही स्टेट थी। अब जो संस्थाएं कानून के द्वारा नहीं बनाई गई, मैंने अपना एक एनजीओ रजिस्टर्ड करा लिया, एनजीओ चला रहा हूँ, ठीक है ना, तो कानून ने थोड़ी पैदा किया उसको, कानून थोड़ी बना। यूनिवर्सिटी तो जब बनती है तो आपको पता है कि या तो सेंटर कानून पास करता है या स्टेट लेजिस्लेचर एक कानून पास करती है कि हरियाणा में ये यूनिवर्सिटी बनी है, ये कानून पास होगा स्टेट लेजिस्लेचर में और वो यूनिवर्सिटी फंक्शन करेगी। तो कानून उसको क्रिएट कर रहा है, लॉ बन रहा है उसके लिए। लेकिन एक एनजीओ आपने रजिस्टर्ड कराया तो वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है या गैर वैधानिक या गैर संविधिक संस्था है, तो वो जो है भी स्टेट हो सकती है। भगत राम के केस में इस तरह की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एलआईसी भी स्टेट हो गई, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन प्राइवेट संस्थाएं थी, ये बाद में उनको स्टेट मान लिया गया। आपको पता है वहाँ पे नौकरी करेंगे आप तो स्टेट जैसी नौकरी मानी जाती है, ठीक है ना, हालांकि प्राइवेट संस्थाएं थी। लेकिन इस जजमेंट के बाद जो 1975 में आया तो ये मान लिया गया कि फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, एलआईसी ये भी स्टेट आ जाएंगे। हालांकि कानून ने नहीं बनाया है, ये किसी की प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इनको भी स्टेट की डेफिनेशन में स्टेट मान लिया गया। अब एक केस और आता है जो कि स्टेट की डेफिनेशन के बारे में फिर उन्होंने थोड़ा सा वाइड किया स्टेट की डेफिनेशन को। 1979 में आर.डी. शेट्टी का केस आता है, और आर.डी. शेट्टी का जो केस है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप्ड ए जर्नल प्रोपोजिशन दैट
एन इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट कैन बी रिगार्डेड एज अदर अथॉरिटी। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक इंस्ट्रूमेंटलिटी या राज्य का कार्य करने वाली एजेंसी, उसको भी हम अदर अथॉरिटी कह सकते हैं आर्टिकल 12 में। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक कोई भी बॉडी है वो स्टेट हो सकती है, और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट है तो वो स्टेट मान ली जाएगी। और उसमें ये 3-4 बातें होनी चाहिए, 5 बातें। तो अगर ये चीज़ें पाई गई किसी भी संस्था में तो ये मान लिया जाएगा वो स्टेट है। तो एक टेस्ट बना दिया। तो टेस्ट में पहला नंबर उन्होंने ये बताया कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट इज़ द चीफ फंडिंग सोर्स ऑफ द बॉडी। यानी जो वित्तीय संसाधन हैं राज्य के, वो उस विभाग को दिए जा रहे हैं। राज्य हेल्प कर रहा है किसी बॉडी की, किसी कंपनी की, तो उसको स्टेट मान लिया जाएगा। पहला टेस्ट तो ये है कि राज्य जैसे ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज किसी कंपनी को देगा, हेल्प करेगा, तो ये स्टेट हो सकती है। दूसरा ये उन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल। किसी विभाग को, किसी बॉडी को स्टेट का गहरा और व्यापक कंट्रोल है कि राज्य नियंत्रित कर रहा है किसी कंपनी को, संस्था को, तो वो भी स्टेट हो सकती है। तीसरा ये बताया कि फाइनेंशियल कैरेक्टर ऑफ द बॉडी इज़ गवर्नमेंटल इन एसेंस। तो जो फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ द बॉडी इज़ गवर्नमेंटल इन एसेंस। तो जो कार्य का चरित्र है किसी विभाग का, वो ऐसा कार्य कर रही है जैसा गवर्नमेंट करती है। ठीक है ना। गवर्नमेंटल इन एसेंस है तो उसको भी स्टेट कहा जा सकता है। और फिर उसके बाद में चौथा टेस्ट उन्होंने ये कहा, फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ ए बॉडी इज़ गवर्नमेंटल इन एसेंस। ठीक है ना। आप कीवर्ड लिख लीजिए, फिर बाद में किताब में देख के उसको कंप्लीट कर लेना। और चौथा उन्होंने ये बताया, ठीक है ना। तो फंक्शनल कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि कार्य ऐसा कर रही है जैसा स्टेट करती है, तो उस संस्था को, उस बॉडी को, उस कंपनी को भी स्टेट मान लिया जाएगा। चौथा ये बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ ट्रांसफर्ड टू दी कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट ने अपना विभाग किसी कॉरपोरेशन को, किसी कंपनी को सौंप दिया, हस्तांतरित कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस बॉडी को भी स्टेट मान लिया जाएगा कि गवर्नमेंट ने इसको अपना विभाग ही सौंप दिया। ठीक है ना। उसकी मदद कर रही है प्राइवेट कंपनी की इतनी ज़्यादा कि अपना कि भाई हमारा काम करो तुम। ठीक है ना। तो उसको भी स्टेट मान लिया जाएगा। पांचवा जो है उन्होंने ये बताया, वेदर द कॉरपोरेशन एन्जॉयज़ मोनोपोली स्टेटस विच इज़ स्टेट कन्फर्ड और स्टेट प्रोटेक्टेड। कोई संस्था को इतनी ज़्यादा ताकत दे दी गई कि वो मोनोपोली स्टेटस उसका हो गया, उसने एकाधिकार कर लिया। ठीक है ना। सभी दूसरी कंपनियों को पछाड़ते हुए वो बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रही है, और स्टेट उसकी सुरक्षा कर रहा है। स्टेट जो लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्टेट उसको सुरक्षा दे रहा है कि भाई इस कंपनी को आगे बढ़ाओ तेज़ी से। तो अगर स्टेट प्रोटेक्ट कर रही है, स्टेट कन्फर्ड कर रही है किसी खास कंपनी को, उसकी वजह से उसका मोनोपोली हो जा रही है, एकाधिकार हो जा रहा है मार्केट में, तो उसको भी हम स्टेट कह सकते हैं। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 टेस्ट बताए कि अगर ये बातें किसी बॉडी में हैं तो हम उनको स्टेट की डेफिनेशन में स्टेट मान लेंगे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि यही 5 बातें हों, इसके अलावा दिस टेस्ट इज़ नॉट कॉन्क्लूसिव, ये निर्णायक नहीं है केवल। इसके अलावा ये तो एक इलस्ट्रेशंस हैं, हमने एक उदाहरण दे दिए हैं। इसके अलावा भी कोई भी बॉडी अगर स्टेट की डेफिनेशन में आ सकती है तो वो भी स्टेट होगी। तो दे आर इलस्ट्रेटिव एंड शुड बी यूज विद द ग्रेट केयर एंड कॉशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। फिर सोम प्रकाश का केस 1981 में आता है, 2 साल बाद इसके, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ट्रू टेस्ट फॉर द पर्पस whether a body is the authority under Article 12 is it functionality, not whether it is statutory or non-statutory। तो सोम प्रकाश के केस में 1981 में ये कहा
कि जो सच्चा टेस्ट है वो ये है